हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक ही होंगे और सही रहना यार, क्योंकि जैसी दिल्ली की एयर पोल्यूशन है उस हिसाब से तो सबकी हालत खस्ता है फ़िलहाल। तो यार अभी फ़िलहाल बज रहे हैं शाम के 4 और जा रहे हैं ज़रा KTM के शाहदरा वाले शोरूम पे, क्योंकि आज एक छोटा सा कॉफ़ी मीट है। एंड आई होप के कैमरा एंगल ठीक आ रहा हो, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। तो अपने भाई लोगों ने इनवाइट करा था तो बस वहीं की ओर जा रहे हैं। और यार जो इतने दिन से जो व्लॉग नहीं आ रही उसका रीज़न ये है कि भाई दिवाली का सीज़न था, सब लोग अपने फेस्टिवल मनाने में बिजी थे। अब फेस्टिवल ख़त्म तो राइड चालू, सर्दियों की राइड है वैसे भी। अब भाई रेड लाइट ज़ीरो रखी है, चलने दो। लास्ट टाइम भी भाई ने इनवाइट करा था तो हम किसी वजह से जा नहीं पाए थे, और उस टाइम था ड्यूक नई वाली जो जनरेशन आई है उसका अनवीलिंग, उस पर हम जा नहीं पाए थे। तो इस बार मैंने भाई इस बार पक्का चलना है, क्योंकि यार पिछली बार भी हमने हामी भर दी थी और ना जा पाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस पहुंचने ही वाले हैं, अगर जाम ना ही मिला तो। ऐसे खैर क्या ही मिलेगा, आज वैसे भी शनिवार है। रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा भाई। क्या मैं आगे आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से तो नहीं नहीं नहीं, यही रहा कट। आगे का भाई अपने को यू टर्न पता ही नहीं इसलिए आया नहीं। सॉरी फॉर द रॉन्ग साइड एंट्री। दारू लेके तो लोग भाई ऐसे खुश हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या ही खजाना मिल गया। वो इतनी फुर्ती में कहते थे मैं उसकी दारू ले लूंगा। क्या ही कहने भाई लोगों को। भाई ये गाड़ी ऐसी गलियों के लिए नहीं बनी भाई, कसम से नहीं बनी। इसको ऐसी गली में चलाना तो इसको टॉर्चर करना हो रहा है। इस गाड़ी को टॉर्चर कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे यहाँ चला के। सबसे फर्स्ट सेकंड अब जाके थर्ड आई है। भाई 125 सीसी होने के बावजूद इस गाड़ी में काफ़ी वाइब्रेशन है।
कह सकते हैं, क्योंकि ये पावर ओरिएंटेड है, भले ही वो 125 सीसी क्यों ना हो। तो भाई पहुंच चुके शाहजरा वाले शोरूम पर। दिखाई दे जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है आरिफ सैफी। आप अगर YouTube पे आईडी डालेंगे OWG123 तो आपको मेरे जो राइडिंग एक्सपीरियंसेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो YouTube के ऊपर ऑलरेडी दिखाई देने वाले हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे राइडिंग का कितना शौक है, तो मेरा हिसाब कुछ ऐसा है कि जिस एज के अंदर लड़के लड़कियों की बात करते हैं, उस एज से मैं बाइकों के बारे में बातें करता हूँ। मोहल्ले में कोई नई लड़की आए उसके बारे में मुझे पता चले ना चले, लेकिन मार्केट में कौन सी नई बाइक आई है ये जरूर मुझे पता चल जाता है। ये मेरा शौक है, या फिर आप कह सकते हो इतना जुनून है कि भाई मुझे बाइक के बारे में जानना ही जानना होता है। तो अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि मेरे लिए राइडिंग क्या है या बाइक मेरे लिए कितना मैटर करती है, तो बहुत सीधी सी बात ये है कि बाइक मेरे लिए है सुकून। अगर जिंदगी में कुछ भी चल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अच्छा है या बुरा जो भी है, अगर मैं राइडिंग पे निकल गया तो फिर मैं सब भूल जाता हूँ। तो ये मेरे लिए सुकून है। कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं नशा है, तो हाँ नशा भी है। मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं है, मुझे चाय कॉफी की जरूरत नहीं है, शराब की जरूरत नहीं है। बाइक मेरे लिए एनफ है, सब कुछ है। तो ये मैं अपने बारे में आपको शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्यों बाइक पसंद है, मुझे क्यों राइडिंग पसंद है, क्योंकि मुझे इससे सुकून मिलता है। तो एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आप लोगों का। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, वैसे आप लोग मुझे अपने बारे में बताएंगे। आप अपना नाम बताइए और आपको राइडिंग क्यों पसंद है ये भी आप शेयर करेंगे। अपने शेयरिंग के अंदर बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आप क्यों राइडिंग करते हैं। इसमें ये मत बोलना कि लड़की घुमाना पसंद है इसलिए राइडिंग करते हैं, वो सबको पसंद है यहाँ, तो उससे अलग बोलना। तो मुझे राइडिंग का शौक जो है मतलब काफ़ी टाइम से है। मतलब सोचा नहीं था कि मैं मतलब राइडर बनूंगा। जो मतलब सुपर बाइकें वगैरह देखता था मैं, तो उससे मेरे को एकदम क्रेज़ चढ़ा कि मतलब राइडर बनने का। क्योंकि मैं एक तो मेरे को मॉडिफाइड करना बाइकें वगैरह तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो राइडिंग तो मेरा एक वो ये समझ लो प्रोफेशनल है कि मेरे को सब कुछ छोड़ दिया मैंने। इसके लिए अपनी ड्यूटी भी छोड़ दी। इस टाइम मैं जिम में ट्रेनर था, तो मैंने ट्रेनिंग लाइन भी छोड़ दी है और राइडिंग के चक्कर में सब कुछ मतलब त्याग दिया है। तो मुझे राइडिंग करना बहुत इंजॉय मतलब अच्छा लगता है और काफ़ी पसंद भी है मेरे को राइडिंग करना। तो अभी मैंने थोड़े सा राइडिंग से थोड़ा किया, अब मैं रिव्यूज़ वगैरह करता हूँ बाइकों के। क्योंकि जैसे आपने बताया कि बाइक से प्यार, तो मुझे भी बाइकों से बहुत प्यार है। मैं मतलब हर तरह की बाइक का रिव्यू वगैरह ज़रूर करता हूँ। और मुझे भी मतलब वो रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि कोई बाइक लॉन्च हो रही है तो मेरे को उसको देखना है, उसके बारे में जानना है, तो रिव्यूज़ वगैरह करता हूँ मैं। इस टाइम अभी बाइक पे ही मेरा रिव्यूज़ चल रहा है। बहुत बढ़िया, आप बताएं। तो यहाँ पे जैसा आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और ये चीज़ आपने सबसे सुनी है कि भाई ने तो अपना प्रोफेशन ही छोड़ दिया राइडिंग के लिए। वो भाई है अराउंड 40 की एज है जुबेर भाई की, और फिर भी वो बोल रहे हैं कितना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं राइडिंग को लेकर कि अभी भी अगर लद्दाख चलना हो तो तैयार है। तो इस तरह का जो पैशन है ना राइडर्स के अंदर, कि हर कोई अपनी राइड को एक मेमोरेबल राइड की तरह देखना चाहता है, और एक बेहतरीन राइड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बाइक। और एक अगर बेहतरीन बाइक होगी, एक भरोसे वाली बाइक होगी, तो राइडिंग का मजा फिर एक नंबर आएगा। क्योंकि आपको अगर अपनी राइडिंग में अपनी बाइक के साथ में कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो फिर आपको परेशानियां महसूस होंगी कि यार क्यों आया मैं इस राइड को करने के लिए। क्योंकि घर से निकले थे टेंशन मिटाने के लिए, सुकून लेने के लिए, पता चला बाइक की टेंशन अलग से हो गई। तो एक भरोसे वाली बाइक चाहिए। और अगर भरोसे की बात की जाती है, बाइक की टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, फिर तो KTM से बढ़िया कौन सी कंपनी है। तो KTM की जब हम लोग बात करते हैं, तो KTM जब कभी भी हम लोग देखेंगे हमारे दिमाग में एक इमेज तो बन गई है KTM की फास्ट मशीन। अगर KTM है तो मतलब फास्ट। अगर कोई रोड के ऊपर फास्ट बाइक निकल रही है तो हो सकता है कि शायद 100 में से 50 बाइक KTM ही हो, क्योंकि KTM का मतलब ही है पावर। और इस टाइम अगर हम लोग इंडियन मार्केट के अंदर देखते हैं कि अभी KTM के शोरूम में सबसे फास्टेस्ट KTM कौन सी है, सबसे ज्यादा पावरफुल KTM की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो ये है ड्यूक 390 जनरेशन 3। 2013 में पहली बार ड्यूक 390 को लॉन्च किया गया था। और यकीन मानिए कि उस टाइम पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो इंडियन मार्केट के अंदर ड्यूक 390 की सबसे फास्ट मशीन थी
17 के अंदर इसकी जनरेशन 2 को लॉन्च किया गया एंड अभी हमारे सामने खड़ी हुई है जनरेशन 3 और ये जो जनरेशन 3 है ये अभी तक की सबसे फास्टेस्ट या फिर कहा जाए कि सबसे ज्यादा पावरफुल ड्यूक 390 है। इससे ज्यादा पावर ड्यूक 390 के अंदर पहले कभी नहीं दिया है केटीएम ने एंड ये जो बाइक है ये पूरी तरीके से फीचर्स से लेस है, भरे पड़े इसके अंदर फीचर्स। और अगर हम लोग देखते हैं अगर आप इस पर मिरर डालेंगे ना इस बाइक पे तो आपको कंप्लीटली न्यू मशीन नजर आने वाली है। सीधे सीधे कहूं इस बाइक के अंदर आपको पुरानी बाइक के अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देगा एक्सेप्ट एक चीज और वो है इसके इंडिकेटर। बस पुराने मॉडल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ इंडिकेटर पुरानी बाइक के, अदरवाइज पूरी बाइक न्यू है। अगर हम लोग बात करते हैं इंजन की, इंजन कंप्लीटली न्यू है, 398 सीसी का इंजन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है एंड जो इसकी चेसिस है ये भी कंप्लीटली न्यू है। पूरी तरीके से रीडिजाइन किया है केटीएम ने अब इस बाइक को, पूरी तरीके से हर एक चीज आपको यहाँ नई नजर आएगी एंड पहले जो कस्टमर की कंप्लेंट थी अब उनको पूरी तरीके से केटीएम ने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। इस बाइक को लॉन्च करते हुए हर एक चीज का ख्याल रखा गया है। और अगर हम लोग देखते हैं पुरानी केटीएम को लेकर तो एक इशू रहता था वाइब्रेशन का, अब वो इशू भी यहाँ पर केटीएम ने अपनी तरफ से रिजॉल्व करने की कोशिश की है। साथ ही साथ एक और इशू था कि सीट हाइट ज्यादा है भाई बाइक की, तो सीट हाइट भी अब यहाँ पे लो कर दी गई है। अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड भी है तो आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकेंगे। 800 mm की सीट हाइट है जिसको 820 mm तक ले जाया जा सकता है अगर आप इसको एडजस्ट करते हैं। अभी इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे फोटोज वगैरह तो एक स्ट्रिप लगती है जो फिलहाल इस बाइक के अंदर नहीं है, वो आपका मार्केट परचेज की जा सकती है अगर आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज करना है। तो हाइट की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, चेसिस पूरी नई करी गई है, इंजन पूरा नया किया गया है एंड पूरी तरीके से पावरफुल न्यू इंजन इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे साथ ही साथ जब हम लोग देखते थे ना तो 390 के अंदर एक चीज करते थे लोग कि परचेज करेंगे उसके बाद में पीछे से हगर हटवाते थे जिससे टायर की लुक दिखाई दे, हैवी टायर दिखाई दे। अभी केटीएम ने उसको रिमूव ही कर दिया परमानेंट, ये पीछे से हगर हटा दो जिससे कि वो ज्यादा स्पोर्टी लुक दिखाई दे। एंड एक चीज मैं आपको बताता हूँ उस बाइक के अंदर जब हम लोग देखते थे ना पुरानी बाइक में तो यहाँ पे अपने को प्लास्टिक नजर आता था, लेकिन अभी यहाँ पूरा मेटल नजर आने वाला है। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है मेटल है, इस बाइक का फ्रेम है, लेकिन इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है जैसे कि ये प्लास्टिक है लेकिन यहाँ पे आपको पूरा मेटल नजर आएगा इस पूरे सेक्शन में। हैवी सेक्शन डिजाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि काम चलाओ करा गया। केटीएम ने पहले भी कभी नहीं किया था इस काम को, लेकिन अभी उसने जो डिजाइन दिया है वो मेटल डिजाइन ऐसा दिया है जैसे कि प्लास्टिक है। एंड साथ के साथ जो उसका मेन फीचर्स है कि इस बाइक के अंदर अब आपको लॉन्च कंट्रोल नजर आने वाला है। लॉन्च कंट्रोल इससे पहले नजर नहीं आता था। लॉन्च कंट्रोल क्या फीचर्स होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा ज्यादा पावरफुल बाइक को अगर हम लोग चलाते हैं एक्सीलरेटर दिया, क्लच छोड़ा, बाइक आगे से उठ गई, फिर उसको संभालते हैं। इस बाइक के अंदर क्या है, आप कितना भी एक्सीलरेटर दें, क्लच कितना भी झटके से छोड़ें, ये आगे से नहीं उठेगी क्योंकि इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल है। लॉन्च कंट्रोल का काम ही होता है बाइक को जमीन पर रखना, बाइक आगे से ना उठे, व्हील ही ना हो उसके अंदर, ऐसा ना हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इस बाइक में एक तो लॉन्च कंट्रोल को ऐड किया गया है। दूसरा अभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कॉर्नरिंग एबीएस, सेफ्टी के हिसाब से। कॉर्नरिंग एबीएस क्या होता है, जब कभी भी हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं और राइड करने का मजा क्या आता है, पहाड़ों में झुका झुका के मोड़ने का। यार नीचे घुटने लगने चाहिए, रेसर वाली फील आती है पहाड़ों में जाने के बाद में कि हम टर्न करते हैं बाइक को हाई स्पीड पे, झुका झुका कर मोड़ते हैं उस टाइम पे। लेकिन एक दिक्कत रहती है कि हम लोग कभी भी आगे वाला ब्रेक नहीं दबाते, हम लोग हमेशा पीछे वाला ब्रेक दबाते हैं बाइक की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि कॉर्नर पे अगर मैं आगे वाला ब्रेक दबाऊंगा तो हो सकता है बाइक क्रैश कर जाए, गिर जाए, वो मुझे चाहिए नहीं, सिर्फ पीछे वाला ब्रेक दबाते हैं। लेकिन इससे एक दिक्कत होती थी कि पीछे वाले ब्रेक की स्पीड तो कम हो जाती थी लेकिन आगे वाले की जो स्पीड थी वो थोड़ा ज्यादा रहती थी और इस कंडीशन में क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। तो कॉर्नरिंग एबीएस कैसे काम करता है कि अगर आप रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे ठीक उसी टाइम पर आपकी बाइक ऑटोमेटिकली आगे वाले टायर की स्पीड को भी कम करेगी, दोनों टायर सेम स्पीड पर चलेंगे जिससे कि आपकी बाइक स्लिप ना हो, गिरे नहीं। तो कॉर्नरिंग एबीएस अभी इसमें दिखाई देगा, लॉन्च कंट्रोल दिखाई देगा एंड साथ के साथ यहाँ पे अब आपको राइडिंग मोड्स दिखाई देंगे। अभी तक क्या होता था, देखो किसी ने भी अगर डीप 390 को टेस्ट राइड किया हुआ है या फिर राइड की है इससे पहले भी, तो डीप 390 में ऑलरेडी जो मार्केट में थी उसमें बहुत ज़्यादा पावर थी, अब ये और भी ज़्यादा पावरफुल कर दी गई। तो आप अगर ट्रैफिक में राइड कर रहे हो, स्ट्रीट वगैरह में राइड कर रहे हो तो उस टाइम इतनी पावर की जरूरत नहीं होती थी, अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता था कि यार बाइक ऐसा ना हो कि एक्सीलेटर हल्का सा झटका लग जाए एकदम से तेज भाग जाए बाइक। तो अभी इसके अंदर राइडिंग मोड दिए गए। पहला है फुल पावर जिसको कहते हैं ट्रैक मोड, जितनी पावर चाहिए यूज करो ट्रैक मोड के अंदर। दूसरा मोड है इसके अंदर स्ट्रीट मोड, अगर आपको कम पावर चाहिए ट्रैफिक के अंदर राइड करते हो तो स्ट्रीट मोड का यूज करो। और फिर एक आता है रेन मोड, जब बारिश हो रही है, सड़कें गीली है,
उस टाइम पे आपको पावर की कम जरूरत है, ब्रेक की ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस बाइक को स्ट्रीट मोड में राइड करेंगे तो उस टाइम पर इसका ABS बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करेगा, जिससे कि आपकी बाइक स्लिप ना हो, और ये बाइक अपनी पावर को भी रिड्यूस कर देगी, जिससे ऐसा ना हो कि ज्यादा एक्सीलेटर देने से एकदम से भागने लग जाए, और वो भागेगी नहीं, गीली सड़क पे वो स्लिप कर जाएगी। तो अभी इस बाइक के अंदर काफी ज्यादा एडवांस फीचर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिए गए हैं, सेफ्टी को भी ध्यान में रखकर। तो ये सारी चीजें अब आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, एंड जो लुक है वो तो कंप्लीटली न्यू नजर ही आने वाला है। तो ये इंडिया में एंटर हुआ था 2013 में। 2013 में इसका फर्स्ट वेरिएंट आया था, ड्यूक का फर्स्ट जनरेशन, जो आप लोगों को पता होगा, जिसका बोल लाइट वगैरह बोलते हैं, जिसकी आगे से राउंड शेप की लाइट थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन जो आया था वो स्लीक वाला मॉडल था, इसमें आपको ये वाली शेप मिलेगी। ये शेप थी सेकंड जनरेशन, जो 2017 में आपको मिली। उसके बाद जनरेशन 3 मॉडल, जिसको हम 2024 का एडिशन बोलते हैं, ये भी अपडेटेड वर्जन है, जिसमें 2 कलर वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके सामने अभी करंटली प्रेजेंट है। तो ये एक KTM की चल रही है, धीरे धीरे इंडिया में और एक्सपैंड हो रहे हैं। 400 से 30 प्लस शोरूम्स है पैन इंडिया में, और 340 से ज़्यादा शोरूम्स ऑलरेडी ओपन होने और हो रहे हैं। देख रहे हो कितना एक्सपैंड KTM कर रहा है। मेन फोकस इसका रहता है अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना। बेसिकली ये जो आप अपसाइड डाउन फोक्स देख रहे हैं, एडजस्टेबल लीवर्स देख रहे हैं, ये और अदर के ब्रांड में जैसे कावासाकी की ब्रांड में भी नहीं आते। आपके इसके टेक्नोलॉजी पावर के मुकाबले आप इसको देखो, 350 सीसी की गाड़ी में 46 PS की पावर, या रॉयल एनफील्ड या अदर उसमें भी नहीं आती है, जिससे कंपैरिजन अगर करें तो सही कह रहा हूँ। सुजुकी की बाइक्स में भी आती है, तो वो सुपर बाइक्स ऑन रोड या आपको पड़ेगी 3,62,000 रुपये की करीब। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करो उसके साथ कि KTM की एक न्यू बाइक आई है, नेकेड बाइक आई है, जिसको आप बहुत ही पावरफुल मशीन है, जो बाइक एंथुसियास्ट है, उनको बाइक चलाने का शौक है, उनको अवेयरनेस करो, जिससे KTM की कम्युनिटी बड़ी होगी। और हमारा कल एक राइडिंग इवेंट है, हम एक ब्रेकफास्ट राइडिंग कर रहे हैं, उसमें काफ़ी KTM ओनर्स को हमने इन्वाइट करा। अगर आपके कोई KTM ओनर्स हैं तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा उनके साथ ये चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली बस आज का मोटिव इतना ही था, बाइक के बारे में अवेयर करना आपको कि KTM में क्या नए लॉन्चेस आए हैं। तो आने वाले फ्यूचर्स में और भी अपडेट्स आएंगे, जैसे कि आने वाले में फ्यूचर में हस्कवर्ना का एक अपडेट आएगा, 400 सीसी का अपडेट आने वाला है बहुत जल्द, दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो KTM से रिलेटेड या बाइक से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, फ्री और फ्री। एक क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग इसमें हीटिंग का इशू था इसके अंदर। हाँ मैं बता अभी बेसिकली मतलब पहले आता था इसमें सिंगल फैन, अब जो आप इसका रेडिएटर ग्रिल देखोगे ना, वो बहुत ही कर्वली शेप है, कर्व शेप है और डुअल फैन है। तो डुअल फैन आते हैं 1400 सीसी वाली बाइक में, सुजुकी एंड और हायर बाइक्स में आते हैं, तो उसमें डुअल फैन ऑलरेडी है और लिक्विड कूल्ड इंजन है। सबसे बड़ी बात लिक्विड कूल्ड इंजन KTM की सभी बाइक में, चाहे वो 125 हो चाहे 390 सीसी हो, तो सभी में लिक्विड कूल्ड इंजन आता है। वो इशू रिजॉल्व हो गया। हाँ काफ़ी हद तक इशू रिजॉल्व है। देखिए हीटिंग हर बाइक करेगी, चाहे आप जो पावरफुल मशीन होगी 300-400 सीसी, लेकिन वो जो हायबुसा भी करती है, ट्रायम्फ भी करेगी, हर कोई करेगी। इनफैक्ट आप कुछ राय देना चाहोगे हीटिंग के बारे में? हीटिंग सभी बाइकें करती हैं, ये डेफिनेटली ये बात सही करें। कोई भी अगर आप हाई परफॉर्मेंस बाइक High परचेज performance करते bike हैं, चाहे वो purchase 150 सीसी की R15 क्यों ना हो, हीटिंग इशू सभी में आता है। हाँ कुछ एक ऐसे पीसेस हो सकते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा वो फेस करना पड़ा कस्टमर को, लेकिन उसके लिए KTM हमेशा तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल सर्विस सेंटर पे आप कभी विजिट कर सकते हैं, पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। तो अगर आप KTM शाहदरा से बाइक को परचेज करते हैं तो मरीन बाइक पूरा सपोर्ट करेंगे आपको हर तरीके से। अगर आपकी बाइक पे सेल के बाद में भी कोई ना कोई इशू आता है तो यहाँ पर भी वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पे, एंड अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो वहाँ पर भी वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो इशू है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये था अपना एक छोटा कॉफ़ी मीट KTM शाहदरा की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जहाँ KTM ने ब्रीफ कराया Gen 3, जिसे कि लोग 2024 ड्यूक भी कहते हैं, उसके बारे में। और फेलो राइडर्स ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि क्यों उन्होंने राइडिंग स्टार्ट करी है, उनका पैशन राइडिंग की तरफ, जो कि भाई मैं तो कहता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है। 17-18 साल की उम्र में लड़कियों के पीछे भागने से अच्छा है बाइकों के पीछे भागो यार।
एटलीस्ट ये तुम्हें फ्रीडम तो प्रोवाइड करेगी। तो कल अपना प्लान भी है एक छोटी सी राइड का मुरथल की तरफ जा रहे हैं कल हम लोग, उसका ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। तो यार कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इससे हमको बहुत सपोर्ट मिलता है यार। हम छोटे क्रिएटर्स, फिलहाल तो छोटे क्रिएटर ही हैं। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में।